आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग के सामने ये क्वेश्चन है और हम लोग पिछले लेक्चर्स में देखे हुए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो उसमें हम लोग को क्या निकालना था कि ऐसा ही कोई दिया हुआ था हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, उसमें कोई वेलोसिटी था और जो प्योर रोलिंग था तो उसका वेलोसिटी निकालना था हम लोग को। ठीक है, प्योर रोलिंग में तो वो केस हम लोग डायरेक्ट लगा देते थे कि जब भी कोई ऐसा होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देते थे अबाउट द कॉन्टैक्ट सरफेस। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि कहीं भी अगर है तो ये एम जी ऐसे लगा है, नॉर्मल ऊपर लगेगा और कॉन्टैक्ट पॉइंट क्यों यही है, तो फ्रिक्शन या तो इधर लगेगा, तो इसी के लॉन्ग लगेगा फ्रिक्शन। तो इसके अबाउट नेट टॉर्क आपको जीरो मिलेगा। इस सरफेस के किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क देखेंगे जीरो मिलेगा, क्योंकि फ्रिक्शन इधर ही पास करा है, या तो बैकवर्ड होगा या तो फॉरवर्ड होगा। तो कोई पॉइंट अगर ऐसे ले लेंगे तो फ्रिक्शन वहीं से पास कर, उसका टॉर्क जीरो हो गया। नॉर्मल का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, और एम का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे कि नॉर्मल किसके बराबर है, एम के। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर नॉर्मल का टॉर्क क्लॉकवाइज मिला है तो एम का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। ठीक है, या नॉर्मल का एंटी क्लॉकवाइज मिला है तो एम का क्लॉकवाइज मिलेगा। दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फ्रिक्शन इसी पाथ से पास करा है। तो इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट देखोगे तो उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। खैर, हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि जब केवल वेलोसिटी पूछे तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके निकाल सकते हैं। पर अगर आपसे पूछे कि सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या कॉन्टैक्ट पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पहुँचता है प्योर रोलिंग के टाइम, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कॉन्टैक्ट पॉइंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अगर ऐसा कुछ पूछता है तो फिर हम लोग को फोर्सेज और टॉर्क को भी देखना होगा, थोड़ा सा ध्यान में लाना होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की बात करेंगे तो एक्सेशन की बात आएगी। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास जितना ट्रेवल किया उतना ही कॉन्टैक्ट पॉइंट ट्रेवल किया होगा, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग, ध्यान दीजिए, कॉन्टैक्ट पॉइंट की अगर बात करें, ठीक है, जब प्योर रोलिंग होता है तो कॉन्टैक्ट पॉइंट एक तरह से कह लो कि जीरो डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी हमेशा जीरो है। कॉन्टैक्ट पॉइंट की अगर आप वेलोसिटी देखो, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नहीं, अगर प्योर रोलिंग की हम बात करें, ध्यान दो, जैसे ही आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये तुरंत दूसरा पॉइंट कॉन्टैक्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो वो पिछला वाला कॉन्टैक्ट सरका ही नहीं, कोई स्लाइड नहीं किया। कॉन्टैक्ट तभी डिस्प्लेस कहलाएगा जब वो स्लाइड कर रहा हो। ठीक है, अगर स्लाइड नहीं कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। कॉन्टैक्ट यहाँ स्लाइड ही नहीं कर रहा है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, प्योर रोलिंग की बात करें तो। ठीक है, तो प्योर रोलिंग के टाइम डिस्प्लेसमेंट कॉन्टैक्ट का होगा ही नहीं, भले पूरी बॉडी कहाँ से कहाँ चली जाए। अगर प्योर रोल करिए, जैसे आपके साइकिल का टायर, जैसे कार चल रहा है प्योर रोलिंग के फॉर्म में, तो अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट का हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉन्टैक्ट पॉइंट स्लाइड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, सरक ही नहीं रहा है, सरका ही नहीं, वो आगे रोल कर गया, रोल ऑन रोल ऑन रोल ऑन। एक अभी आया, फिर ये आगे बढ़ गया, पीछे वाला आया यहाँ पे। आप देखो, जब भी अगर कोई प्योर रोल कर रहा है, अगर आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, अब प्योर रोलिंग में तो अभी ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, थोड़ी देर बाद ये रहेगा, थोड़ी देर बाद ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, कोई भी कॉन्टैक्ट सरकेगा नहीं, आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कोई भी कॉन्टैक्ट स्लाइड नहीं कर रहा है, तो उस केस में बॉडी कितना भी आगे बढ़ जाए, अगर आपसे कॉन्टैक्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पूछेगा प्योर रोलिंग में तो क्या बताओगे आप? जीरो। ठीक है, तो हम लोग कॉन्टैक्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कैसे काउंट करेंगे? पॉइंट कितना सरक रहा है, ठीक है, यानी पॉइंट की वेलोसिटी। ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी, कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी अगर है तो ऑब्वियस है कि कॉन्टैक्ट पॉइंट डिस्प्लेस करेगा। अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है तो कॉन्टैक्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ मास जितना डिस्प्लेस करेगा कॉन्टैक्ट पॉइंट, उसके ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे प्योर रोलिंग के केस में जीरो ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास कितना भी आगे चला जाए। क्लियर नहीं बात? क्योंकि जब तक कॉन्टैक्ट पॉइंट स्लाइड नहीं करेगा हम उसको डिस्प्लेसमेंट में नहीं काउंट करेंगे। ध्यान दीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, कॉन्टैक्ट पॉइंट जब तक स्लाइड नहीं करेगा हम उसको डिस्प्लेसमेंट में काउंट नहीं करेंगे, प्योर रोलिंग है। ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइंट की बात करना, वो सरकना चाहिए ना, तभी तो उसका डिस्प्लेसमेंट काउंट करेंगे, नहीं सरकेगा तो कैसे काउंट करेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर कोई सरफेस है, एक पॉइंट आया, फिर तुरंत ही, ठीक है, उस तुरंत ही एकदम आप कह लो कि इनफाइनेटली स्मॉल सेकंड मोड ऊपर चला गया, स्लाइड ही नहीं किया, दूसरा आ गया, फिर वो हट गया, तीसरा आ गया, हट गया, कोई भी एकदम, मतलब किसी भी इनफाइनेटली स्मॉल टाइम से ज़्यादा देर रह ही नहीं रहा है, उतने टाइम में भी वो सरक नहीं रहा है, एकदम मिनिमम से मिनिमम टाइम में वो जा रहा है और वो स्लाइड नहीं हो रहा है कॉन्टैक्ट से। तो जब तक कोई पॉइंट कॉन्टैक्ट के आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट सरफेस से आगे नहीं सरकेगा, आगे स्लाइड नहीं होगा या पीछे स्लाइड नहीं होगा, तब तक उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे? तो प्योर रोलिंग में कोई भी कॉन्टैक्ट सरफेस के कॉम्पेरिजन कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो स्लाइड नहीं हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में, सरफेस के रिस्पेक्ट में, तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं काउंट करेंगे। हाँ, मगर अगर प्योर रोलिंग नहीं है तो ऑब्वियस है कॉन्टैक्ट पॉइंट स्लाइड कर रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट स्लाइड कर रहा है तो जितना स्लाइड करेगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट है। इस केस में अगर आप देखोगे तो देखो, सेंटर मास की वेलोसिटी वी नॉट है और कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी देखोगे तो सेंटर मास की जो वेलोसिटी तो रहेगा ही, साथ में सेंटर मास के वो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला ऐसे ही हो जाएगा, यानी ओमेगा नॉट आर और बढ़ जाएगा।
ठीक है, यानी कॉन्टैक्ट पॉइंट के पास दो वेलोसिटी हो जाएगा, वी नॉट भी हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से उसके पास और भी एक वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ठीक है, ओमेगा नॉट आर, दो वेलोसिटी आ गया, यानी ज़्यादा हो गया। सेंटर मास के पास केवल वी नॉट है और कॉन्टैक्ट पॉइंट के पास वी नॉट प्लस ओमेगा नॉट आर है। तो ऑब्वियस है कॉन्टैक्ट इस केस में दिख रहा है कि जब तक प्योर रोलिंग आएगा वो ज़्यादा स्लाइड कर चुका होगा। खैर इस केस में ध्यान दो, कॉन्टैक्ट किधर स्लाइड करना चाहता है आगे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। ठीक है, स्लाइडिंग का केस है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक, तो काइनेटिक लगेगा। खैर इस केस में हम लोग को निकालना क्या क्या है, तो वी सेंटर मास निकालना जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाए। फिर दूसरा क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड बाय सेंटर मास एंड कॉन्टैक्ट पॉइंट इन गेनिंग प्योर रोलिंग। ठीक है, तो जब भी डिस्टेंस ट्रांसवर्स निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो हमको एक्सेशन की जरूरत होगी। ठीक है, तो आइए पहले तो वेलोसिटी सेंटर मास निकालें, तो पहले वेलोसिटी सेंटर मास निकालेंगे तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, किससे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। ठीक है, पहले भी पिछले लेक्चर्स में हम लोग इस पर अप्लाई किए हुए। जैसे इस केस में ध्यान देते हैं, पहले एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके वेलोसिटी निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, जैसे अब ये केस है तो ये इनिशियल केस हो गया, फाइनल मान लीजिए कि जब प्योर रोलिंग हो जाएगा तो वी हो जाएगा और ओमेगा मान लेते हैं क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये वी नॉट था पहले और ये ओमेगा नॉट है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट के पास वी नॉट प्लस ओमेगा नॉट आ रहा है, और फ्रिक्शन दोनों को अपोज कर रहा है। ठीक है, वो वी नॉट को भी अपोज कर रहा है, उसको भी रिटार्ड करेगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज उसकी वजह से ओमेगा नॉट आ रहा है उसको भी रिटार्ड करेगा, फ्रिक्शन दोनों घटाएगा, यानी वी नॉट को भी घटाएगा, ओमेगा नॉट को भी घटाएगा। ध्यान दीजिए, ये तो इधर लग रहा है फ्रिक्शन, तो एक्सेशन अपोजिट जनरेट कर रहा है ये। ठीक है, रिटार्डेशन क्रिएट कर रहा है, साथ में ये एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा है। तो अगर इसके अबाउट टॉर्क निकालोगे तो आर क्रॉस सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालो, आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज निकाल दिया, टॉर्क क्लॉकवाइज तो एंगुलर एक्सेलेरेशन क्लॉकवाइज, एंगुलर एक्सेलेरेशन क्लॉकवाइज, और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो अपोजिट हो गया ना, यानी एंगुलर वेलोसिटी को भी रिटार्ड कर, यहाँ से साफ दिख रहा था वी नॉट को भी अपोज कर रहा है और ओमेगा नॉट आर को भी, यानी वेलोसिटी को भी रिटार्ड कर रहा है और एंगुलर वेलोसिटी को भी रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, तो एंगुलर रिटार्डेशन भी है और लीनियर रिटार्डेशन भी है। ठीक, अब इस केस में क्या होगा कि हम लोग को यहाँ की वेलोसिटी जीरो चाहिए, तो या तो दोनों को जीरो कर दे साइमल्टेनियसली, ठीक है, घटाते घटाते दोनों को जीरो पहुँचा दे, या तो हो सकता है कि कोई एक जीरो होगा दूसरा जीरो नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है वी नॉट जीरो हो तो ओमेगा नॉट जीरो ना हो। ठीक है, तो जैसे अगर हम मान लें कि वी नॉट भी घट रहा है, ओमेगा नॉट भी घट रहा है, हो सकता है दोनों घटते घटते जीरो हो जाए, प्योर रोलिंग हो जाए, तो रुक ही जाएगा, कोई बात ही नहीं है। सेकंड केस पॉसिबिलिटीज़ क्या है, ठीक है, या तो दोनों जीरो हो जाए, ठीक है, वी नॉट ओमेगा नॉट, ठीक, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है। किसी स्पेरिकल चीज़ों के लिए ऐसा हो सकता है, स्पेरिकल हो या रिंग हो, ऐसे किसी के लिए हो सकता है, बेसिकली रिंग के लिए वैसा होगा फिलहाल। खैर हम लोग रिंग में दोनों क्या जीरो हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, वी नॉट बाई आर है। ठीक है, इस केस में रिंग में जीरो होगा। बाकी अगर ओमेगा नॉट वैल्यू करेगा तो किसी और के लिए भी दोनों एक साथ जीरो हो सकता है, अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू बदल दें तो। फिलहाल इस केस में अगर ये रिंग होता है दोनों के एक साथ जीरो हो जाती है, खैर वो हम लोग बाद में देख लेंगे कैसे जीरो होगा, आप बोलिएगा कि सर कैसे बता दिए, कोई बात नहीं, वो हम लोग देखते हैं। फिलहाल हम लोग देख के समझ जाएंगे कैसे क्या जीरो आना है, किसका जीरो नहीं होना है। हो सकता है कि कोई एक पहले जीरो हो जाए, जैसे वी नॉट पहले जीरो हो जाए, ओमेगा नॉट जीरो ना हो। तो अगर ऐसा हुआ कि वी नॉट पहले जीरो हो गया, ठीक है, तो वी नॉट, भाई फ्रिक्शन तो इधर ही लगा हुआ है, वी नॉट जीरो हो गया, ओमेगा नॉट अभी भी है, तो फिर वेलोसिटी किधर क्रिएट हो जाएगा, पीछे। अगर वेलोसिटी फिर किधर क्रिएट हो गया, जीरो हो गया, और फिर इधर वी क्रिएट हो गया, और उस समय ओमेगा आगे ही रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे वी ऐसे और इधर ओमेगा हो सकता है, तब प्योर रोलिंग हो जाए। ठीक है, सेकंड केस हो सकता है। दूसरा केस होता है कि ओमेगा जीरो हो जाए, वी आगे ही रहे। थर्ड केस ले ले, वी आगे ही रहे, मान लो वी नॉट घटते घटते वी पहुंचा और ओमेगा जीरो हो गया, और फिर ओमेगा किधर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा किधर क्रिएट होता, फ्रिक्शन इधर है, तो अल्फा टॉक किधर क्रिएट हुआ, क्लॉकवाइज। ओमेगा पहले ऐसे था मगर वो जीरो हो गया, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जीरो हुआ, फिर किधर क्रिएट हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो ऐसा केस आएगा। ये भी हो सकता है कि वी ना जीरो हुआ हो मगर ओमेगा जीरो हो के रिवर्स हो गया हो, तो वी आगे ओमेगा और पीछे, ऐसा भी हो सकता है। तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो। तो या तो दोनों जीरो हो, या तो ओमेगा जीरो हो, वी जीरो ना हो, ओमेगा जीरो होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो जाए, या तो ओमेगा जीरो ना हुआ हो, ठीक है, वी जीरो हो गया हो, तो वी जीरो फॉरवर्ड से फिर क्या हो जाए, वी बैकवर्ड हो जाए, ओमेगा नॉट घटते घटते ओमेगा पे पहुंच जाए, ऐसा कि वी इक्वल ओमेगा आर हो जाए। फाइनल हमको वी इक्वल ओमेगा आर चाहिए, या तो दोनों जीरो हो जाए। ठीक है, तो हम लोग इसी केस को पकड़ के चलते हैं, जब मान के चलते हैं कि ओमेगा जीरो हुआ होगा पहले और वी
फॉरवर्ड ही रहा होगा, वी नॉट घटते घटते वी तक आया होगा और ओमेगा घटते घटते जीरो, ओमेगा नॉट घटते घटते जीरो हुआ होगा, फिर क्लॉकवाइज होके ओमेगा हो गया होगा और ऐसा ओमेगा हुआ होगा कि ओमेगा आर किसके बराबर होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। हम मान के चलते कि ओमेगा नॉट पहले था और इधर वी नॉट था, फ्रिक्शन दोनों में लगा, दोनों को रिटार्ड कर रहा है, पर इसको ज़्यादा फास्ट रिटार्डेशन दे रहा है, इसको स्लो दे रहा है, ये ज़्यादा फास्ट होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि पहले ऐसे था, ये वी नॉट था, ये ओमेगा नॉट था, एक समय ऐसा आएगा बीच में कि केवल यहाँ पे वी डैश रह जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ जीरो हो चुकी रहेगी। फिर थोड़ी देर बाद क्या आएगा कि क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये वी हो जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, इस पर ज़्यादा रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इस पर लेस रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये ज़ीरो हो गया पहले, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू ज़ीरो हो गई। ठीक है, और फिर तब तक ये वी नॉट घट के वी डैश हुआ, फिर और फर्दर घटा, अभी भी फ्रिक्शन पीछे ही लगा हुआ है क्योंकि ये आगे ही सरक रहा है। ठीक है, और घटा और वी नॉट वी डैश हुआ, फिर वी डैश से घटते घटते वी हुआ और उस समय फिर ओमेगा नॉट घटते घटते जीरो हुआ और फिर जीरो से फिर क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जब जीरो होगा तो फिर किधर स्टार्ट हो जाएगा, रिवर्स क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज फिर ऐसा ओमेगा हुआ कि ओमेगा आर की किसकी वैल्यू हो गई, वी के बराबर हो गई। तो ऐसा कब होगा, जब ओमेगा के लिए ज़्यादा रिटार्डेशन हो, वी के लिए कम हो, क्योंकि सेम टाइम में पता चला ये रिटार्ड नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ और ये रिटार्ड होकर जीरो हो गया। ठीक है, तो ऐसा होगा। ठीक है, ओमेगा के लिए ज़्यादा रिटार्डेशन होगा, वी के लिए कम होगा। ये हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर ऐसा होगा, क्योंकि आइए देखते हैं कैसे ऐसा क्यों हो रहा है कि उसको ज़्यादा रिटार्डेशन मिल रहा है। तो हम लोग खैर ई वाला केस लेके चलते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे उसको हो रहा है। ठीक है, वैसे अगर आप सेकंड वाला केस भी लेके चलेंगे, आप मान के चलेंगे कि नहीं ओमेगा ज़ीरो नहीं हुआ है, ओमेगा ऐसे ही है और वी ज़ीरो होकर फिर नेगेटिव हो गया है, तो भी ठीक है। आप जब इसको रखेंगे तो वी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो आपको पता चलेगा कि आपने ये गलत लिया है, आगे होना चाहिए। इस वाले केस में जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रखते हैं, तो इनिशियली हम लोग इसके अबाउट टॉर्क निकालें, किसके क्यों इसके अबाउट टॉर्क निकालेंगे, कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट, क्योंकि नेट टॉर्क करें एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि नेट टॉर्क उसी के अबाउट जीरो है। यहाँ से एम जी पास करें, एस एन पास करो और यहीं से फ्रिक्शन ऐसे पास कराए, तो इस किसी भी कॉन्टैक्ट सर्फेस के अबाउट हम लोग नेट टॉर्क देखेंगे तो जीरो आएगा, यानी उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, तो इसके अबाउट देखोगे तो आर क्रॉस वी क्लॉकवाइज को अगर हम पॉजिटिव ले लें, क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज को ही माने, वी ऐसे और ऐसे ही लिए, हम माने कि ओमेगा करते करते पहले जीरो हुआ नेगेटिव हो गया, मगर वी वैसे ही रहा। ठीक है, तो हम लोग ये देखें क्लॉकवाइज लिए तो एम वी नॉट आर पॉजिटिव आ गया, कितना डिस्टेंस है ये आर, इसके अबाउट लिए क्लॉकवाइज है पॉजिटिव। रोटेशन कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। हॉलो स्फीयर तो -2/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट इजकल टू, फाइनली देखोगे तो आर क्रॉस एम बी, ये भी क्लॉकवाइज और ओमेगा भी क्लॉकवाइज, तो एम वी आर प्लस 2/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा। क्लियर है, ये सब हम लोग पिछले लेक्चर से बहुत डिटेल में डिस्कशन किए, 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ओमेगा नॉट आर वी नॉट है तो एम वी नॉट आर -2/3 एम वी नॉट आर, तो एम वी नॉट आर बाई 3, इसको करेंगे एम वी आर प्लस 2/3 एम वी आर, यहाँ भी ओमेगा आर वी के बराबर है क्योंकि प्योर रोलिंग का केस है, तो एम वी आर प्लस 2/3 एम वी आर, तो ये 5/3 एम वी आर हो जाएगा। दोनों सॉल्व करो तो वी सी एम की वैल्यू V0/5 आ गया, ये डायरेक्ट आ गया, यानी पॉजिटिव आ गया, यानी हम लोग का डायरेक्शन सही था। अगर नेगेटिव आता तो यानी थर्ड वाला केस नहीं होता, सेकंड वाला, यानी ओमेगा जीरो नहीं होता, वी जीरो के अपोजिट हो जाता। अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब हम लोग क्या लिए हैं, सही लिए। अब आइए अभी देख भी जाएगा क्योंकि ओमेगा पे ज़्यादा रिटार्डेशन फ्रिक्शन क्यों क्रिएट कर रहा है ये। जैसे अब हम लोग को सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन पता चल जाए, वेलोसिटी तो पता ही है, फाइनल वेलोसिटी हम लोग को सेंटर ऑफ मास का पता चल गया, इनिशियल पता ही है वी नॉट है, इनिशियल वी नॉट है, फाइनल ये है। अगर एक्सेशन पता चल जाए सेंटर ऑफ मास का तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट इतने दूर में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से निकाल लेंगे ना। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेशन पता चल जाए तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, यही ना होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो उससे यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग को पहले सेंटर ऑफ मास का क्या पता चल जाए, एक्सेशन। फ्री बॉडी डायग्राम ये हमारा जान ही रहे हम लोग, आगे लग रहा था mg नीचे n ऊपर f के पीछे, n की वैल्यू mg के बराबर, f की वैल्यू म्यू n, तो यानी म्यू mg। आगे को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो पीछे नेगेटिव हो जाएगा, तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा दे, आगे जीरो है ना, आगे कोई फोर्स है नहीं, केवल किधर पीछे, आगे पॉजिटिव लिए तो पीछे वाला नेगेटिव, माइनस एफ के नेट फोर्स इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भाई आगे पॉजिटिव लिए हैं तो पीछे वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एफ के की वैल्यू हम लोग आगे ही एक्सेलरेशन लिए,
नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेशन, तो एक्सेशन की वैल्यू माइनस एफ के बाई एम, एफ के वैल्यू म्यू एम जी बाई एम माइनस म्यू एम जी बाई एम, तो एम एम कट गया माइनस म्यू जी। ठीक है, तो एक्सेशन पता चल गया, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है हम लोग को, तो लगा दे फॉर्मूला एस इंटू मास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 है। फाइनल वेलोसिटी क्या है वी नॉट बाई 5 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है वी नॉट अपॉन 2 इंटू एक्सेशन क्या है माइनस म्यू जी। तो यहाँ से सॉल्व करो, ठीक है, वी नॉट स्क्वायर बाई 25 माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन माइनस 2 म्यू जी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 24 वी नॉट स्क्वायर बाई 25 माइनस 2 म्यू जी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 12 वी नॉट स्क्वायर बाई 25 म्यू जी। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दो, तो ये हो गया हमारा, ये वो एक्सेशन है जो वी नॉट को रिड्यूस कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, यानी एक्सेशन निगेटिव आ रहा है, ए की वैल्यू माइनस म्यू जी आया है, ये इसका रिटार्डेशन है जो वेलोसिटी कट रहा है। अब हम लोग ओमेगा का देखेंगे रिटार्डेशन, आइए। ठीक है, ओमेगा के लिए देखिए यहाँ पे भाई फ्री बॉडी डायग्राम यही है। ठीक, हम लोग ओमेगा देखे थे, ओमेगा नॉट क्या था एंटी क्लॉकवाइज था, तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, तो टॉर्क किधर आ रहा है देखिए, तो एम जी इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट, एन का टॉर्क 0, एम जी का टॉर्क 0 क्योंकि वहीं से पास कर रहा है, फ्रिक्शन का टॉर्क आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए हैं, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ देखिए। ठीक, आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज आ रहा है, आर से एफ की तरफ गए, ठीक है, एफ इधर था तो आर क्रॉस एफ, ठीक, तो आर से ऐसे था, एफ इधर था, यहाँ से लिए आर क्रॉस एफ, आर से एफ की तरफ गए, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज नेगेटिव क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग क्या माने पॉजिटिव। तो इसके अबाउट नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, एम जी का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क 0, केवल फ्रिक्शन का मिला, फ्रिक्शन का कितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर आर, और फोर्स क्या है एफ के, तो क्लॉकवाइज है तो माइनस एफ के आर हो जाएगा, माइनस एफ के आर इजकल टू आई अल्फा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगा सेंटर मास के अबाउट टॉर्क निकाला, तो सेंटर मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम आर स्क्वायर अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गया -3 एफ के बाई 2 एम आर, एफ के की वैल्यू रख दो -3 म्यू एम जी बाई 2 एम आर, तो यानी -3 म्यू जी बाई 2 आर। ठीक है, तो अल्फा आर की वैल्यू क्या हो गया -3 म्यू जी बाई 2, यानी कॉन्टैक्ट पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो अल्फा आर किसको रिड्यूस करेगा ओमेगा नॉट आर को, कितने से रिड्यूस कर रहा है -3 म्यू जी बाई 2। ठीक है, और वी नॉट को किससे रिड्यूस हो रहा था माइनस म्यू जी से, अभी हम लोग देखे थे ना, वी नॉट किससे रिड्यूस हो रहा था माइनस म्यू जी, और ओमेगा नॉट किससे रिड्यूस हो रहा है ओमेगा नॉट आर -3 म्यू जी बाई 2, यानी ये ज़्यादा है ना, ओमेगा नॉट का रिटार्डेशन ज़्यादा है वी नॉट से, तो ओमेगा नॉट पहले 0 होगा देन वी नॉट। ठीक है, ये सारे केसेस में होगा क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा है 2/3, तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 टाइप बन जा रहा है ना, ध्यान दे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 है, तो जब क्रॉस जाएगा तो ये 3/2 टाइप हो जाएगा। ठीक है, यही अगर सॉलिड स्फीयर तो 2/5, तो क्रॉस होता तो 5/2, तो सॉलिड स्फीयर में तो और ज़्यादा रिटार्डेशन हो जाता है, यहाँ पे -5 म्यू जी बाई 2 हो जाता। ठीक है, अगर आप उसका ले लो मतलब डिस्क का ले लो या सॉलिड सिलेंडर ले लो, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा तो 2 हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, 2 जाएगा तो यानी -2 म्यू जी जाएगा। तो हर केस में चाहे सॉलिड स्फीयर हो, चाहे हॉलो स्फीयर हो, चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, चाहे डिस्क हो, जिसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर से कम है, तो उसका अल्फा जो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा कॉम्पेरिजन टू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यानी ओमेगा नॉट का रिटार्डेशन ज़्यादा हो रहा है कॉम्पेरिजन टू द वी नॉट, इसलिए ओमेगा नॉट पहले 0 के डायरेक्शन चेंज कर दे रहे हैं, मगर वी नॉट डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक, फिलहाल हम लोग को इसका एक्सेशन आ गया अल्फार, ये किसका एक्सेशन है ये अल्फार, भाई हम लोग को अल्फा आया ना, माइनस आया, यानी कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते, माइनस है मतलब क्लॉकवाइज होगा अपोजिट करेगा। ठीक है, अल्फार कहाँ का है यहाँ का है ना, हम इसको अल्फा लिए पॉजिटिव, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए, इसीलिए तो अल्फा नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ अल्फा आ रहा है, यानी कॉन्टैक्ट पॉइंट का, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट का एक्सेलेशन है, कॉन्टैक्ट पॉइंट का एक और एक्सेलेशन आया था, अल्फा की वैल्यू -3 म्यू जी बाई 2, और एक और आया था माइनस म्यू जी, यानी नेट अगर हम कॉन्टैक्ट पॉइंट का एक्सेलेशन देखें तो अल्फा प्लस ए यानी -3 म्यू जी बाई 2 फिर प्लस ए की वैल्यू भी माइनस म्यू जी, तो यानी -5 म्यू जी बाई 2, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट का एक्सेलेशन आया भाई। एक एक्सेलेशन ये आया था माइनस म्यू जी, ठीक है, एक एक्सेलेशन ये आया था माइनस म्यू जी, और एक एक्सेलेशन यहाँ यही ए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये होगा, और एक अल्फा आ गया यहीं पे, दोनों आ गया, तो दोनों का सम हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये माइनस म्यू जी, ये -3 म्यू जी बाई 2, दोनों ऐड करोगे तो -5 म्यू जी बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, -5 म्यू जी बाई 2। कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या थी
कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी देखो इनिशियल वी नॉट और ऐसे ओमेगा नॉट, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या थी वी नॉट प्लस ओमेगा नॉट आर, तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी थी इनिशियल वी नॉट प्लस ओमेगा नॉट आर दैट इज 2 वी नॉट। ठीक है, फाइनल क्या हो जाएगा, प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग है तो कॉन्टैक्ट पॉइंट का जीरो हो जाएगा, तो यानी फाइनल वेलोसिटी कॉन्टैक्ट पॉइंट का जीरो। एक्सेशन पता चल गया कॉन्टैक्ट पॉइंट का, इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया हमको 2 वी नॉट, फाइनल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी पता चल गया तो डिस्प्लेसमेंट ही निकल आएगा, डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। डिस्प्लेसमेंट कॉन्टैक्ट पॉइंट का क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, फाइनल जीरो हो जाएगा, प्योर रोलिंग है, इनिशियल 2 वी नॉट था, ओमेगा नॉट आर प्लस वी नॉट, ओमेगा नॉट आर की वैल्यू वी नॉट थी तो 2 वी नॉट हो गया, माइनस 2 वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एक्सेशन निकाले थे माइनस 5 म्यू जी बाई 2, तो यहाँ से करेंगे तो माइनस 5 म्यू जी नीचे बचेगा, ऊपर 4 वी नॉट बचेगा तो 4 वी नॉट स्क्वायर बाई 5 म्यू जी। ये किसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, कॉन्टैक्ट पॉइंट का। ठीक है, तो 4 वी नॉट स्क्वायर बाई 5 म्यू जी, जबकि सेंटर मास का कितना आया था 12 वी नॉट स्क्वायर बाई 25 म्यू जी आया था। तो कौन सेंटर मास से ज़्यादा डिस्प्लेस हो रहा है, वैसे भी हम लोग को पता चल गया था, अंदाजा लगाए थे कि कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा थी, कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या थी ओमेगा नॉट आर प्लस वी नॉट। ठीक है, और सेंटर मास की क्या थी वी नॉट थी, तो ऑब्वियस है कि सेम टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट लगभग ज़्यादा होगा, ऐसा प्रेडिक्ट हो रहा था, जरूर नहीं, अगर मान लो एक्सेशन और तगड़ा लग जाता तो हो सकता था, रिटार्डेशन और तगड़ा लग जाता तो हो सकता था इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, मगर फिर भी यहाँ दिख रहा था, थोड़ा सा प्रोडिक्शन आप जता सकते हो यहाँ पे कि इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। खैर, ये क्वेश्चन से उम्मीद है कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा, इसको एक दो बार और अच्छे से देखिएगा, खुद से लगाने की कोशिश करिएगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में मैं ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और लाऊंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।